Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th History, Chapter 2nd Nationalism in India. प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट थर्ड सिविल डिसोविडेंट मूवमेंट किसे कहते हैं, गांधी जी ने वो वापस क्यों लिया था, किस किस सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप थे, कौन कौन से ग्रुप ने उसमें पार्टिसिपेट लिया था, स्वराज पार्टी किसने बनाई थी, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। और हमने देखा था सेकेंड राउंड टेबल जो लंदन में हुआ था, तो वो उसका कंक्लूजन भी हमने देखा था। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से सोसाइटी के अंदर ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था, और हम उसकी लिमिटेशन पढ़ने वाले हैं। तो नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वर मूव बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज। स्वराज के कॉन्सेप्ट को लेकर सभी सोशल ग्रुप इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्हीं में से अगर हम देखें, एक ग्रुप था नेशन अनटचेबल, यानी हमारे नेशंस का जो एक ग्रुप था, अछूत जिसे कहा जाता है, जो छोटी कास्ट के लोग थे। फ्रॉम अराउंड 1930 में इन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया, दलित और ऑप्रेस्ड। लॉन्ग टाइम तक जो कांग्रेस थी उन्होंने दलित्स को इग्नोर करा, अपनी पार्टी में या अपने साथ मिलाने की कोशिश उन्होंने बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि उनको डर था कि जो सनंतीज़ हैं यानी कंजर्वेटिव हाई क्लास हिंदूज़ हैं वो नाराज़ ना हो जाएं, क्योंकि मोस्टली जो कांग्रेस के अंदर हाई क्लास हिंदूज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनका ही ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर स्वराज आपको प्राप्त करना है, आप जब तक स्वराज प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे 100 साल ही क्यों ना हो जाएं, अगर आप अनटचेबिलिटी को एलिमिनेटेड नहीं करते हो, ख़त्म नहीं करोगे, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो अनटचेबल है, जो अछूत से उनको हरिजन कह के बुलाते थे, उन्हें भगवान का नाम दिया और बोला कि ये भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह उनके लिए ऑर्गेनाइज्ड करे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे उनकी जो एंट्री है वो सिक्योर कर सके, कहाँ पे, टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स में, टैंक्स में, रोड्स में, स्कूल्स में, क्योंकि यहाँ पे उनकी एंट्री बंद थी और जो ऊंची कास्ट के लोग थे उनको ही यहाँ पे आने दिया जाता था, खासकर मंदिर में तो ऐसे सोचा जाता था, और खासकर पंडित अगर उनको देख भी लें तो सोचो कितना बड़ा पाप हो गया हो। तो ये सारी चीज़ें गलत थी। तो कई बार गांधी जी ने अपने आप भी टॉयलेट्स को साफ़ करा। क्यों करा? उनकी डिग्निफाई दिखाने के लिए, जो स्वीपर्स हैं, भंगी हैं, ये दिखाने के लिए, यानी भंगी जिनको स्वीपर्स भी कहते हैं, स्वीपर को भंगी भी कहते हैं, तो दैट मीन्स वहाँ पे उन्होंने उनके काम को ये समझाने की कोशिश करी कि ये कोई मतलब गलत काम नहीं है, या फिर जो छोटा काम नहीं है। और अपर कास्ट के लोगों को ये समझाने की कोशिश करी कि वो अपना हार्ट चेंज करें, और जो वो ये अछूत के लिए जो पाप का काम कर रहे हैं वो गिव अप कर दें, छोड़ दें, मतलब ऐसे भेदभाव ना करें। दलित लीडर्स लेकिन अपने लिए डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढ ही रहे थे, किस लिए, ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो इनके लीडर थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करा अपने ऊपर, और उन्होंने इस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत सारे काम भी करे। अब उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो खुद बना ही रहे थे और डिमांड कर रहे थे कि हमें रिजर्व सीट चाहिए, कहाँ पे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, यानी पढ़ने का अधिकार हमारा भी है। और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे। दैट मीन्स लाइक अ प्रेजेंट डे आज जो पाकिस्तान है, ऐसे ही ये दलित के लिए भी अलग सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना चाहते थे। दलित मेंबर जो हैं अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स से, मतलब अपना इलेक्शन लड़ सकें, सेपरेट उनको चाहिए था, काउंसिल से इलेक्शन वो लड़ सके अपने एरिया से। जैसे कि मानो ये एक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो अगर यहाँ पे रिज़र्व कर देते हैं हम सीट, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर सीट रिज़र्व है दलित के लिए, तो वो ही यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ सकते हैं और इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि वो एरिया जिसे हम कह सकते हैं, वो जो सीट है उसे कॉन्स्टिट्यूंसी उस की उनके लिए रिजर्व है। पॉलिटिकल जो एम्पावरमेंट है, जो शक्ति है, हम कह सकते हैं, विश्वास करते हैं कि वही सारी जो दलित लीडर्स थे वो विश्वास करते थे कि हमारी जो सोशल डिसेबिलिटी है उसको कम करने में, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सिर्फ पॉलिटिकल पावर ही है जो हमें सेव कर सकती है। दलित पार्टिसिपेट करते हैं इन सिविल डिसोविडेंट मूवमेंट वॉज देयर फॉर लिमिटेड, इसीलिए वो सिविल डिसोविडेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट लेने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। पर्टिकुलरली अगर हम देखें महाराष्ट्र और नागपुर में जैसे एरिया में, तो इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन थी। डॉक्टर राव भीमराव अंबेडकर जो थे दलित्स के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन 1930 में, यानी उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, और उनकी जो क्लैश होते हैं महात्मा गांधी के साथ, सेकेंड राउंड टेबल पे वो डिमांड रख देते हैं इलेक्टोरेट्स फॉर दलित के, हमारे लिए अलग इलेक्टोरेट्स बनाओ। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर लेती है, कंसीड कर देती है अम्बेडकर्स की डिमांड को, लेकिन गांधी जी वहाँ पे वो फास्ट टू अनटू डेथ कर देते हैं, यानी अनशन पे चले जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं,
यानी जब तक आप वो कहते हैं अम्बेडकर को, आप इस जिद को नहीं छोड़ोगे, हाँ मैं फास्ट करता रहूँगा, यानी फूड नहीं लूँगा। ही बिलीव द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी। वो विश्वास करते थे कि अगर आज आप ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांगोगे, सेपरेट कंट्री मांगोगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो कंट्री की एकता है वो ख़त्म हो जाएगी, जो कि डाइवर्सिटी में भी हमारी एकता होती है, जानी जाती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अम्बेडकर अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट तो करते हैं कि गांधी जी की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके चलते वो क्या करते हैं, उनको उनकी बात को मान लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं गांधी जी की जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है। और वो पूना पैक्ट सितंबर में 1932 में साइन कर देते हैं। अभी पूना यानी प्रेस क्लासेस के लिए सीट रिजर्व करना, कहाँ पे, प्रोविंशियल्स में और सेंट्रलेटिव काउंसिल्स में। अब जो इनके लिए सीट रिजर्व की गई हैं, तो वहाँ पे जब ये बट दे वर वोटेड इन द जनरल इलेक्टोरेट, लेकिन उनके जो वोट होंगे जनरल इलेक्टोरेट के थ्रू ही होंगे। ऐसा नहीं कि सेपरेट कंट्री बना दी और उनको वहाँ से या कोई सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे हैं उनके लिए, नहीं, तो जनरली होगा। और वो उनके लिए सीट रिजर्व कर दी है, लेकिन प्रोविंशियल्स में, स्टेट्स में या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। तो अब वो इलेक्शन के लिए अपनी पर्टिकुलर किसी भी एरिया से खड़े, जहाँ पे रिजर्व करा गया वहाँ पे वो खड़े हो सकते हैं। एंड द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यू टू ऑपरेसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। लेकिन बहुत टाइम तक भी दलित जो थे अभी भी कंटिन्यू उन पे ऑपरेसिव जैसी सिचुएशन ही, शंका महसूस कर रहे थे कि जो वो नेशनल मूवमेंट चला रहे थे कांग्रेस से, तो उनके लिए उनके मन में, दलित के मन में अभी भी कहीं ना कहीं शंका ही थी। मुस्लिम पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही थी सिविल डिसोविडेंट मूवमेंट्स को लेकर, एंड डेक्लाइन द नॉन खिलाफत मूवमेंट। जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में उन्होंने, मुस्लिम ने पार्टिसिपेट लिया था, उन्होंने फील करा कि कांग्रेस ने हमें क्या कर रखा है, अलाइनेटेड कर रखा है, दैट मीन्स हमें बिल्कुल अलग ही कर रखा है, ये तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है। 1920 में कांग्रेस बहुत ही ज़्यादा मोर विजिबल हो जाती है, एसोसिएशन करने की कोशिश करती है ओपनली फ्रॉम द मिड 1920 के लिए। तो हिंदू रिलीजियंस नेशनलिस्ट जो ग्रुप हैं, लाइक हिंदू महासभा, तो यहाँ पे जो 1920 में कांग्रेस जो ज़्यादा एसोसिएटेड होकर दिखाई देती है, किसके साथ दिखाई देती है, हिंदू रिलीजियस के साथ, और उनकी जो, उन्हें हिंदू महासभा भी कहा जाता था। तो मोस्टली मुस्लिम जो फील करते थे कांग्रेस से, अपने आप को एलिनेटेड फील करते थे कि हम तो इनसे अलग है, हम, हमारा कहाँ इस पे डोमेन है, इन्फ्लुएंस है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो उनके रिलेशन थे हिंदू मुस्लिम के, वो बहुत ज़्यादा वर्जन होते जा रहे थे। एंड कंटिन्यू ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फर्वर। दैट मीन्स जो वहाँ पे देखने को मिल रहा था कि जो उनका पैशन था, जो उनकी फीलिंग थी, बहुत ज़्यादा उग्र हो गई थी, किसको लेकर, जो उनकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज कर रही थी अपने धर्म को लेके, जो जुलूस निकाल रहे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उग्र होता जा रहा था उनकी फीलिंग आपस में। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, यही जो उनकी कम्युनल क्लासेज हैं वो राइट्स में चेंज होते हैं, और सिटी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे को वो उत्साह उकसाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो राइट्स हो रहे थे, उससे डिस्टेंस और भी बढ़ गया दोनों कम्युनिटीज़ में, और दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन फिर भी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, लीडर, वो एफर्ट कर रहे थे कि चलो कुछ ना कुछ, चलो फिर दोबारा बातचीत करके, नेगोशिएट करके अलाइंस करते हैं, संगठित होते हैं, गठन होते हैं, तो इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं। 1907 में अपील करते हैं एक यूनिटी होने की, एंड कुड बी फ्रज के चलो कहीं ना कहीं से हम एक हो जाएं। तो वो इस पहल पे अब द इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस वर ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर ऑफ असेंबली एंड दैट वर टू बी इलेक्टेड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है, इलेक्टेड जो असेंबली है, असेंबली में दैट वर टू बी इलेक्टेड, यानी जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है असेंबली के अंदर, तो उसके लिए मोहम्मद अली कहते हैं, अली जिना कहते हैं कि जो लीग के जो मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं, वो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, यानी ये डिमांड करते हैं कि अलग हमारी कंट्री बना दो। इफ़ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन सेंट्रल असेंबली। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर आप हमारी सीट ही रिजर्व कर देते हो सेंट्रल असेंबली में, या रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मुस्लिम डोमिनेट प्रोविंसेस, क्योंकि जो ज़्यादा मुस्लिम डोमिनेट थे कहाँ पे थे, बंगाल में और पंजाब में, जो आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान है। तो यहाँ पे मुस्लिम की डोमिनेशन ज़्यादा थी, तो ये बोलते हैं या तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो,
या फिर क्या कहते हैं, अगर आप हमारी सीट भी रिज़र्व कर देते हो इस एरिया में, ठीक है, यानी सेंट्रल असेंबली में के लिए हमारी सीट रिज़र्व कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम मान सकते हैं कि नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यू बट ऑल ऑफ द रिजॉल्विंग द, तो यहाँ पे ये इनकी डिमांड होती है इसको लेकर। जिना जो कहते हैं वो क्या क्या मांग कर रहे हैं कि हमें, मैं अपनी इस मांग को, सॉरी, यहाँ पे ये कहते हैं वन ऑफ द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के जो लीडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि मैं अपनी इस डिमांड को छोड़ दूंगा। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड हम जब छोड़ेंगे, क्योंकि इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड थी कि हमें अलग कर दो, कंट्री बना दो हमारी सेपरेट, लेकिन इस डिमांड को हम जब छोड़ सकते हैं जब आप हमारी सीट रिज़र्व कर देंगे सेंट्रल असेंबली में, और जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है जो उस टाइम के बंगाल और पंजाब में, क्योंकि इनका डोमिनेंट ज़्यादा था तो वहाँ से ये खड़े होंगे इलेक्शन के लिए, वहाँ पे इनकी सीट रिज़र्व कर दो। तो अब यहाँ पे वो हो भी रहा होता है, नेगोशिएशन चल रही होती है इस क्वेश्चन को लेके, रिप्रेजेंटेशन को, और एक आशा भी होती है कि चलो इशू सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है 1920 में, वहाँ पे डिसअपेयर हो जाता है, एक निराशा हो जाती है जब एम आर जयकर बोलते हैं, हिंदू के जो लीडर होते हैं महासभा के, कि ये हम कंप्रोमाइज़ का खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं कि नहीं, हमें ये बिल्कुल गलत लग रहा है, हम ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वहाँ पे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर था मुस्लिम लीग का बहुत ज़्यादा सस्पिशियस और डिस्ट्रेस था, और दोनों कम्युनिटी के बीच में ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। एलिनेटेड लग रहे थे कांग्रेस से, वो अपने आप को एलिनेटेड फील कर रहे थे। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्स कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल, और इसीलिए वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल में जो मुस्लिम का सेक्शन था वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मैनी मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस कर रहे थे कि यानी कोशिश कर रहे हैं, और जो इंटेलेक्चुअल हैं किस लिए कंसर्न थे कि जो स्टेटस ऑफ मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर, उनके लिए कहीं दिक्कत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि उनको डर था जो कल्चर है और जो आइडेंटिटी है माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, वो कहीं सबमर्ज ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, किसके आगे, डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी, क्योंकि हिंदू की ज़्यादा मेजॉरिटी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने दो सेक्शन देखे, एक तो दलित वर्ग का और एक मुस्लिम लीग, जो कि बहुत टाइम तक क्या थी, अपने आप को उसने अलग करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था ये हिंदू की पार्टी है, और हम इनके सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेट लेते हैं तो हमारा तो कोई भी मतलब इंटरेस्ट, मोड ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है, और ना ही उनकी डिमांड्स कंप्लीट हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी किस तरीके से एक नेशन के प्रति आपके अंदर का जो नेशनलिज्म फीलिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।